हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। आप लोगों की तैयारी में एक अधिनियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके लॉ के सिलेबस में पूछा जाना है। वो है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। और ये टॉपिक आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं कोलैब करता है किसके साथ में, आपके संविधान के भाग 3 में, जिसमें मौलिक अधिकारों या फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया गया है। तो वहां से क्वेश्चन डैम श्योर बनने हैं और यहां से भी, क्योंकि ये उससे ही संबंधित है, तो यहां से भी आपको परीक्षा में 101% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, पर संक्षेप में करेंगे। विस्तृत चर्चा पर संक्षेप में करेंगे। घंटों घंटों की वीडियो ना होकर के मात्र आधे घंटे की वीडियो में आपका ये पूरा का पूरा अधिनियम मैं समाप्त कर दूंगा, जिसके लिए राम जी की पाठशाला जाना जाता है। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पढ़ने से पहले हमको एक चीज याद रखना जरूरी है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस आपका मनाया जाता है। अब इसकी आवश्यकता क्यों आ पड़ी कि मानवाधिकार, जब हमारे पास मौलिक अधिकार थे तो मतलब इन चीजों की जरूरत कैसे आन पड़ी। जब आपके पास आर्टिकल 32 था, ठीक है, आप आर्टिकल 32 का यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका के माध्यम से अपने मौलिक अधिकारों के हनन की बात कर सकते थे, उनकी मांग कर सकते थे, ठीक है। और 226 का यूज करते हुए आप किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में ये बात रख सकते थे। तो फिर इसकी क्या जरूरत आन पड़ी। अब हुआ क्या कि 1991 से पूरे विश्व का एक सम्मेलन हुआ मानवाधिकारों से संबंधित, एक वर्कशॉप हुई पेरिस में। और वो लंबे समय से वो चर्चा चलती आ रही थी कि किस तरह मानवाधिकारों संबंधित मुद्दों को उठाया जाए, किस तरह लोगों के अधिकारों को उन तक पहुंचाया जाए, यदि हनन हो रहा है तो उनको कैसे ठीक किया जाए, उनको कैसे लोगों के अधिकारों तक पहुंचाया जाए। तो इसी चीज को, क्योंकि भारत भी यूएन का एक सदस्य है, यूनाइटेड नेशन का एक सदस्य है, तो ये पूरे संसार में एक जागृति आई। भारत ने भी इसको एक गंभीर विषय के रूप में लिया। और उसके बाद क्या हुआ, भारत ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को पारित करके इसको 28 सितंबर 1993 को लागू कर दिया। कब? 28 सितंबर 1993 को लागू कर दिया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 28 सितंबर 1993 को लागू कर दिया, ठीक है। इसका विस्तार कहां पर है? इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसके ऊपर मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है पेरिस सिद्धांत का। आपको पता है 1991 से ही पूरे विश्व का एक सम्मेलन हो रहा था पेरिस में जो मानवाधिकारों संबंधित था। तो फाइनली इस पर चर्चा होते होते जो उसके रूल्स थे, जो उसके रेगुलेशंस थे, जो उसके उपबंध थे, उन उपबंधों को फाइनली 20 दिसंबर 1993 को यूएन की जनरल असेंबली ने वो कर लिया, अपना लिया, एडॉप्ट कर लिया। और एडॉप्ट करने के साथ ही ये नियम निकल के आया कि प्रत्येक देश जो भी यूएन असेंबली से जुड़ा हुआ है, जो यूएन से जुड़ा हुआ है, उनके पास एक मानवाधिकार संस्था का होना अनिवार्य है, आवश्यक है। तो 20 दिसंबर 1993 के इस पेरिस समझौते पर सिग्नेचर करने के बाद, इसको मानने के बाद यूएन से जुड़े हुए प्रत्येक देश को ये जरूरी हो गया कि अपने यहाँ पे वो मानवाधिकार संस्था रखे। पर भारत ने काम पहले ही कर दिया, ठीक है, भारत ने काम पहले ही कर दिया मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को लाकर। क्यों कर दिया? क्योंकि इसमें सारी बातें आ जाएंगी। इसमें एनएचआरसी का जिक्र आ जाएगा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ये एक संस्था है जो भारत में रहने वाले लोगों के अधिकारों की बात करती है, अधिकारों को दिलाने की बात करती है। अभी हम समझते हैं कि एक चीज करके, इसमें कुल कितने अध्याय हैं जो ये मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है। इसमें अध्याय हैं आपके 8 और धाराएं हैं 43, यानी कि छोटा सा एक एक्ट है, पर समझना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। अब क्या चीज है, आपको पता है सामान्यतः जो भी एक्ट होते हैं उसमें जो धारा 2 होती है वो परिभाषाओं से संबंधित होती है। इस अधिनियम में भी बहुत सारी परिभाषाएं दी हुई हैं, पर जितनी आपके लिए जरूरी है केवल मैं उतनी ही आपको बता रहा हूं। सेक्शन 2(1) का क, यानी कि सेक्शन 2 उसका भी फर्स्ट पार्ट और उसका क पार्ट है।
ठीक है, सशस्त्र बलों की बात करता है, सशस्त्र बलों की परिभाषा देता है, आर्मड फोर्सेस की बात करता है, तो वहां पे क्या लिखा हुआ है कि आर्मड फोर्सेस का मतलब है आर्मी, नेवी या एयरफोर्स। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 2(1) के अंतर्गत सशस्त्र बल क्या कहते हैं, किनको कहते हैं, आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स को, सामान्यतः इनको ही कहा जाता है। या भारत सरकार किसी और बल को सशस्त्र बल घोषित करती है तो उनको भी कहा जा सकता है। उसके बाद सेक्शन 21(डी) या 21(डी) मानवाधिकारों की बात करता है, मानवाधिकार की परिभाषा बताता है। आपसे पूछ सकता है कि मानवाधिकार की परिभाषा कहां पर है, तो आपको बोलना पड़ेगा सेक्शन 21(डी) में 2(1) में। किसको कहते हैं मानवाधिकार, किसको कहते हैं, प्राणों की स्वतंत्रता, समानता तथा व्यक्ति की गरिमा से संबंधित जितने भी अधिकारों का वर्णन संविधान में प्रत्याभूत है। क्या कह दिया गया है कि प्राणों की स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा से संबंधित, प्राणों की स्वतंत्रता, समानता, इक्वलिटी और व्यक्ति की गरिमा से जुड़ा हुआ सब आ जाता है। स्वतंत्रता भी आ जाता है, उसमें धार्मिक स्वतंत्रता हो, किसी प्रकार की स्वतंत्रता हो, वो सब चीजें उसमें आ जाती हैं। तो क्या कहा जा रहा है, मानवाधिकार मतलब प्राणों की स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा से संबंधित जितने भी अधिकारों का जिक्र संविधान में प्रत्याभूत होते हैं, गारंटेड करना, प्रत्याभूत कहते हैं गारंटी करने को, गारंटी देने को। तो संविधान गारंटी दे रहा है ना, संविधान अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक गारंटी दे रहा है, पर मूलतः चर्चा कर रहा है अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक, और क्या कह रहा है कि भाई ये अधिकार हैं और मैं इनकी गारंटी देता हूं कि आपको ये चीजें मिलेंगी। तो मानवाधिकार वो है। उसके बाद सेक्शन 21(ई) या 2(1) मानवाधिकार न्यायालय की परिभाषा। मानवाधिकार न्यायालय की परिभाषा है ना, ह्यूमन राइट्स कोर्ट की बात है। तो मानवाधिकार न्यायालय की परिभाषा किसमें दी हुई है, 21(ई) में। और इसके गठन की चर्चा किसमें है, इसके गठन की चर्चा है आपकी सेक्शन 30 में। आगे हम इसको देखेंगे, जरूरी धारा है दोनों ही। अगर परिभाषा पूछे तो ये बताना, और गठन पूछे तो आप सेक्शन 30 बताना। और यहां पे परिभाषा में क्या बोल दिया गया है, ये 21(ई) में क्या बोल दिया गया है कि मानवाधिकार न्यायालय से संबंध की बात अगर हो रही है तो जो सेक्शन 30 में बात की गई है उसी न्यायालय से बात है। इस तरह से यहां पे परिभाषा दे दी गई है। उसके बाद सेक्शन 3, ऑलमोस्ट हर माइनर एक्ट का सेक्शन 3 इंपॉर्टेंट होता है, आपको ध्यान रखना है। सेक्शन 3 में बात हो रही है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, NHRC। आपने इसको बहुत सुना होगा। जब अभी बंगाल के चुनाव हुए थे तो बंगाल के चुनाव में क्या हुआ कि वहां पर जो रूलिंग पार्टी थी, चुनाव जीतने के बाद उनके वोटर्स ने अपोजिशन वाली पार्टी को मारना शुरू कर दिया। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा, मतलब कि अभी जो लेटेस्ट मुद्दा था वो आपको बता रहा था मैं। तो वहां पे मुद्दा उठना शुरू हुआ कि भाई ह्यूमन राइट्स कमीशन कहां पे है, NHRC क्यों कुछ नहीं बोल रहा है, इन लोगों की लिंचिंग हो रही है, इन लोगों का रेप हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, सब चीज़ हो रही है। तो NHRC फिर से एकदम प्रकाश में आया था और बाद में सब चीज़ें फिर हुई। तो NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है जो सेक्शन 3 में वर्णित है, किसके, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के। और आपको पता होना चाहिए कि 12 अक्टूबर सन 1993 में आपका NHRC का गठन हुआ था, आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। अब इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, हेडक्वार्टर है इसका दिल्ली में, आपका दिल्ली में NHRC का हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में ये जो आयोग है ये 13 सदस्यीय आयोग है। कितना, 13 सदस्यीय आयोग, यानी कि इसमें 13 सदस्य होते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि 1993 का अधिनियम पड़े ही हो, पर 2019 में इसमें संशोधन भी हुआ है। 2019 में संशोधन भी हुआ है, कुछ चीज़ें घटी बढ़ी हैं। तो जो चीज़ें घटी बढ़ी हैं वो कहाँ पे घटी बढ़ी हैं, एक तो ये संख्या में परिवर्तन हुआ है, कुछ इसमें चेंजेस हुए हैं, वो आपको मैं बताना शुरू करता हूँ। तो जो मानवाधिकार अधिकार आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, ये 13 सदस्यीय आयोग है, जिसमें जो अध्यक्ष होता है, पहला अध्यक्ष होता है, जो इसका चेयरपर्सन है, जो इसका चेयरमैन है, वो अध्यक्ष होता है। वो कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या कोई भी न्यायाधीश है या रहा है। यानी कि कौन हो सकता है, अध्यक्ष कौन हो सकता है, अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो सकता है या कोई अन्य न्यायाधीश भी हो सकता है।
ठीक है, या तो अब इन दोनों में से मुख्य न्यायाधीश होते हुए भी हो सकता है, अन्य न्यायाधीश होते हुए भी हो सकता है, या रहा हो, मतलब कि पूर्व न्यायाधीश हो। अब इसमें क्या चीज हुआ है, जो 2019 का संशोधन है उसमें यह चीज बढ़ी है कि जो अध्यक्ष हो सकता है वो कोई भी न्यायाधीश हो सकता है, जबकि 2019 से पहले क्या नियम था कि अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ही होगा, चाहे वो है चाहे वो रहा है। परंतु 2019 के संशोधन के बाद, अमेंडमेंट के बाद किसी भी न्यायाधीश को बनाया जा सकता है या रहा है। दूसरी बात है, पहली बात तो यह आई कि अध्यक्ष कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश है या रहा है वो होगा। दूसरी बात है, सुप्रीम कोर्ट का कोई अन्य न्यायाधीश है या रहा है, दो, मतलब कि दो जजेस तो आपके सुप्रीम कोर्ट से आ जाएंगे, जिसमें में भी जो अध्यक्ष हो सकते हैं वो चीफ जस्टिस हो सकते हैं। तीसरी बात है, किसी भी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, किसी भी राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश तीसरा मेंबर है। चौथा मेंबर, अब 3 मेंबर ऐसे होंगे, चौथे पे डिस्कशन करते हैं। 3 मेंबर ऐसे होंगे जो मानवाधिकारों से संबंधित मामलों की विशेष जानकारी रखते हैं, है ना। 3 सदस्य ऐसे होंगे जो मानवाधिकारों से संबंधित मामलों के विशेष जानकार होंगे, ह्यूमन राइट्स के विशेष जानकार होंगे। पहले ये संख्या 2 थी, 2019 के संशोधन से पहले ये संख्या 2 थी, पर अभी अमेंडमेंट करके 3 कर दिया गया है, और तो ये 2+1 हो गया है। और 1 में क्या है, एक महिला का होना जरूरी है, इन 3 सदस्यों में एक महिला का होना जरूरी है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद और सदस्य कौन होंगे, देखो मैंने यहाँ पे सभी आयोगों को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। और देखो कितने सदस्य हो गए, एक तो अध्यक्ष हो गया, दूसरा सुप्रीम कोर्ट का अन्य जज, तीसरा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, 3 हो गए, और 3 6 हो गए। 7वां बंदा होगा कौन, ओबीसी आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष होगा। एससी जो आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष होगा, राष्ट्रीय आप खुद लगाते रहना, ठीक है। अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष होगा, बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष होगा, महिला आयोग का अध्यक्ष होगा, और अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष होगा। यानी कि 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 हो गए। क्लियर हुई आपको बात, कितने हुए, 9 हो गए ना। 1 मिनट, 3 और 3 6 7 8 9 10 11 12 हो गए, सॉरी वो मैंने एक में काउंट कर लिया, तो 12 हो गए आपके, ठीक है। इन आयोगों के अध्यक्ष हो जाएंगे। और आपका 13वां हो जाएगा दिव्यांग जन संबंधी मुख्य आयुक्त, यानी कि जो दिव्यांग, पहले विकलांग शब्द यूज होता था, पर अभी जो वर्तमान में सरकार है उसने विकलांगों को सम्मान देने के लिए दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया। तो दिव्यांग जन संबंधी जो आपका मुख्य आयुक्त है, जो आपका चीफ कमिश्नर है, वो भी इसका एक सदस्य होगा। तो कुल मिलाकर 13 सदस्यों से मिलकर ये आयोग बनता है। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आयोग का एक महासचिव भी होता है, ये ठीक है, सदस्य तो ये अलग हो गए, बाकी और भी चीजें रहती है, सचिव रहता है, महासचिव रहता है, बहुत अलग लोग भी रहते हैं बॉडी में। तो महासचिव होगा, तो महासचिव जो होगा वो मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और अगर आप इसको नेशनल है ह्यूमन राइट्स कमीशन को पढ़ लेंगे तो बिल्कुल इसी तरह से है जैसे आपने लोकसभा राज्यसभा पढ़ लिया हो, उसी तरह से आप विधानमंडल को पढ़ लेंगे, विधानसभा विधान परिषद को पढ़ेंगे। उसी तरह से यहाँ पे अगर आप राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स कमीशन को पढ़ लेंगे, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को पढ़ लेंगे, तो सेम उसी की तर्ज पर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, राज्य मानवाधिकार आयोग है। अब इंपॉर्टेंट बात आती है, अब हमने चर्चा कर ली कौन कौन सदस्य हैं, उसके बाद बात आती है नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो इनकी नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति महोदय करेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की एवं अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। और राष्ट्रपति एक अधिपत्र के माध्यम से, एक पत्र के माध्यम से उनकी नियुक्ति करेंगे, जिसपे राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर भी होंगे और उनकी मुद्रा भी उस पर छपी होगी। मुद्रा मतलब मोहर की तरह से आप ले सकते हैं। बट आपको पता होनी चाहिए एक चीज कि राष्ट्रपति महोदय कभी भी ऐसे थोड़ी कि भाई उसको ये बना दो उसको बना दो, हमेशा सिफारिश ही होती है। और सिफारिश कौन करते हैं, सिफारिश ज्यादातर प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद ही करती है। तो इन सब लोगों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, पर सिफारिश पर होती है किसकी, एक समिति की सिफारिश पर होती है, एक कमेटी के रिकमेंडेशंस पे इन लोगों का अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है। तो इस समिति में कौन कौन लोग होते हैं, इसमें अध्यक्ष जो होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं उस कमेटी के, वो पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। फिर उसमें और सदस्य कौन होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं, अपोजिशन लीडर है वो होते हैं।
आपके गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर होते हैं, आपके राज्यसभा के उपसभापति होते हैं और राज्यसभा के विपक्ष के नेता होते हैं। तो ये पूरी कमेटी मिलकर डिसाइड करती है कि उनको किन किन के नाम राष्ट्रपति को रिकमेंड करने हैं अपॉइंट करने के लिए, किसमें, NHRC में। ठीक है, अभी हम देखते हैं, गठन हमने देख लिया है, अब हम लोग आगे देखने वाले हैं सारी चीजें, जिसमें त्यागपत्र की बात है, पदावधि की बात है, आयोग के कार्य शक्तियों की बात है और आपके राज्य मानवाधिकार आयोग की बात है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखना शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डीप में पढ़ा रहा हूँ। और देखो बार बार रोकना पड़ता है, फिर उसके बाद लिखना पड़ता है, फिर रिकॉर्ड करना पड़ता है और एक स्लाइड और लिखनी पड़ेगी, तो काफ़ी सारी मेहनत लगती है। तो आप लोग सपोर्ट करना ना भूला करें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को अगर सब्सक्राइब करना चाहो तो आप कर सकते हैं, क्योंकि उससे जो चैनल पे काम करता है व्यक्ति, उसको बहुत मनोबल बढ़ता है, अच्छा लगता है कि भाई हमारा मतलब जो हम कार्य कर रहे हैं उसको लोग सराह रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो सेक्शन 5 में क्या है? सेक्शन 5 में NHRC जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उसके जो सदस्य हैं और जो उसके अध्यक्ष हैं, उनके त्यागपत्र की बात है, और अगर उनमें कुछ गड़बड़ी दिखाई दे रही है तो उनको हटाए जाने संबंधी प्रावधान है। तो यदि NHRC का कोई सदस्य, उसमें चाहे अध्यक्ष हो चाहे अन्य व्यक्ति हो, उनका वे अगर त्यागपत्र देना चाहें, रिजाइन देना चाहें, तो वो राष्ट्रपति को रिजाइन दे सकते हैं। किसको? राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। बट अगर उनके ऊपर ऐसा कोई मामला आ रहा है जो साबित कदाचार का है, यानी कि उन्होंने कोई मिसबिहेव कर दिया, गलत तरीके का आचरण कर दिया, कोई कदाचार मतलब कि मिसबिहेव करना, कोई कदाचार कर दिया, या वो असमर्थ हैं, मतलब कि जिस पद पे उनको रखा गया है और उस काम को करने में उनकी असमर्थता दिखाई दे रही है, तो भी उनको हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा ही उनको हटाया जा सकता है। बट राष्ट्रपति अपनी मनमर्जी से नहीं हटाएगा, या ऐसा नहीं होगा कि कोई भी बोल देगा, प्रधानमंत्री बोल देगा या वो समिति बोल देगी जिसने उसका गठन किया, ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की बाकायदा रिपोर्ट लगेगी कि ये आदमी साबित कदाचार में आया है या ये व्यक्ति इस पद के लिए अयोग्य है, असमर्थ है, इसमें ये सिद्ध हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह देगा तो राष्ट्रपति इसको हटा देगा। बट राष्ट्रपति अन्य कारणों को भी देखते हुए उस व्यक्ति को उसके पद से हटा सकते हैं, यदि वह दिवालिया हो गया है, बैंकरप्ट हो गया है, या वो विकृतचित्त हो गया है। विकृतचित्त IPC 84 आपको याद होगा, विकृतचित्त व्यक्ति का कार्य क्षम्य है ना। तो विकृतचित्त व्यक्ति की बात यानी पागल व्यक्ति की बात, यदि वह पागल हो गया है, यदि वह शारीरिक या मानसिक रूप से शिथिल हो गया है, यानी कि काम नहीं कर पा रहा, शरीर से ऐसा शिथिल पड़ गया, दिमाग भी है भाई, क्या भाई कौन से ह्यूमन राइट्स हैं भाई, कुछ नहीं पता लग रहा। अगर शिथिल हो गया है या किसी मामले में कोई केस उस पर चल रहा है और वो सिद्ध दोष हो गया है, दोष सिद्धि हो गई है, तो राष्ट्रपति इसको हटा सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब उसके बाद सेक्शन 6 की बात करते हैं। सेक्शन 6 बात कर रहा है पदावधि की, मतलब कि ये लोग कब तक अपना पद धारण कर सकते हैं। तो चाहे अध्यक्ष हो या सदस्य हो, पहले जो 1993 से ये एक्ट चला आ रहा था, तब ये अवधि थी 5 वर्ष, मतलब कि 5 वर्ष तक अपने पद को धारण करेगा। बट 2019 के बाद ये संशोधन होकर 5 वर्ष से 3 वर्ष कर दिया गया। कितना? 5 से 3 वर्ष कर दिया गया, क्योंकि मैं आपको संशोधन भी साथ के साथ बताता चल रहा हूं, इसलिए अलग से नहीं बताऊंगा। तो 3 वर्ष या 70 वर्ष, है ना, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, या तो 3 वर्ष तक जॉब कर, 3 वर्ष तक पद पे रहे, या फिर 70 वर्ष की आयु पूरे होने तक, दोनों में जो भी पहले हो जाए तभी वो रिटायर हो जाएगा। मानो कि क्या है, मानो 60 साल की उम्र है तो 3 साल करेगा, 63 तक हो जाएगा तो 3 साल पूरे कर लेगा। मानो 68 साल की उम्र है, पूरी है, और 69, 70, 2 साल बचे हैं, तो अब उसके में 3 साल नहीं देखे जाएंगे, उसके 70 साल देखे जाएंगे कि भाई 70 साल की आयु पूरी हो गई है, इससे ज़्यादा काम नहीं चल पाएगा। तो 3 वर्ष के पद धारण करने की अवधि या 70 वर्ष की आयु तक, दोनों में से जो भी पहले हो जाए वो तभी रिटायर हो जाएगा। बट एक खास बात क्या है, वह पुनर्नियुक्त हो सकता है। क्या हो सकता है? वह पुनर्नियुक्त हो सकता है। किस मामले में? इस मामले में, ठीक है, 3 वर्ष। मान लिया कि 60 साल का 63 का हुआ है, तो फिर 3 साल के लिए दोबारा से अपॉइंट हो सकता है, कोई भी दिक्कत उसको नहीं है। अब NHRC की बात कर लेते हैं, आयोग की शक्तियों की और कार्य की। सेक्शन 12 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कार्य हैं इस आयोग के? तो इस आयोग के कार्य क्या है कि या तो यह आयोग स्वयं या पीड़ित द्वारा, जिसके मानवाधिकारों का हनन हुआ है उस पीड़ित के द्वारा, या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा, या हाई कोर्ट के आदेश के द्वारा
पेश अर्जी पर, यानी कि या तो वो स्वयं संज्ञान ले ले, स्वयं मामले को हाथ में ले ले, या पीड़ित की अर्जी पर या सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो पीड़ित ने अर्जी पेश करी है, या हाई कोर्ट के आदेश पर जब पीड़ित अर्जी पेश होती है, किसके सामने, आयोग के सामने अर्जी पेश होती है, और मामला क्या होता है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका किसी लोक सेवक द्वारा, ह्यूमन राइट्स जो हैं, जो मानवाधिकार हैं, उनका किसी लोक सेवक द्वारा यानी कि पब्लिक सर्वेंट द्वारा अतिक्रमण किया गया है, यानी कि हनन कर लिया गया है। लोक सेवक ने अपनी पावर में क्या कर दिया, दूसरे व्यक्ति के जो अधिकार हैं, मानवाधिकार है, उनका हनन कर दिया, अतिक्रमण कर दिया, या उनको हनन करने के लिए दुष्प्रेरण कर दिया, या उपेक्षा कर दी, उनकी उपेक्षा, अरे छोड़ो इनका क्या है, छोड़ो, इन्हें कोई अधिकार नहीं है, अपेक्षा कर दी, अतिक्रमण कर दिया या दुष्प्रेरण कर दिया, तो उसकी जांच करना यह कार्य किसका है, यह कार्य है आपके आयोग का, कि स्वयं कर सकता है, पीड़ित की अर्जी पर कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कर सकता है, या हाई कोर्ट के आदेश पर लोक सेवक द्वारा ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन करने पर, दुष्प्रेरण करने पर और उपेक्षा करने पर उसकी जांच कर सकता है। दूसरी बात है, अगर किसी भी न्यायालय में कोई मामला चल रहा है और उसमें मानवाधिकार संबंधी मामला भी है, मतलब कि केस यदि मानवाधिकार संबंधी है, उसमें कहीं ना कहीं मानवाधिकार संबंध भी दिख रहा है, तो ये जो आयोग है ये न्यायालय की अनुमति से उस केस में हस्तक्षेप कर सकता है, ये उस केस में इंटरफेयर कर सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट काम क्या है, ह्यूमन राइट्स के क्षेत्र में नए नए अनुसंधान करना और ह्यूमन राइट्स के क्षेत्र में संवर्धन को करना, बढ़ाना, ठीक है, ये काम है। चौथा काम क्या है, ह्यूमन राइट्स की जानकारी का प्रसार, कि आपके क्या अधिकार हैं, इस जानकारी का प्रचार प्रसार करना, ये काम भी एनएचआरसी का ही है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब लोगों को अपने अधिकारों का ही पता नहीं होता है, तो लोगों को अपने अधिकारों का पता होना चाहिए, जिससे लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन ना हो पाए। किसी को ऊंची जाति नीची जाति कहकर के कभी भी तिरस्कृत ना किया जाए, क्योंकि सब लोग भगवान के बनाए हुए हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि लोग अपने आप को ऊंची जाति नीची जाति कैसे कह सकते हैं, किसी को नीची जाति कैसे कह सकते हैं। अरे सब मनुष्य हैं, सब वही खाते हैं, वही पीते हैं, वही बोलते हैं। हाँ, अंतःकरण का भेद हो सकता है, सोचने विचार करने की क्षमता सबकी अलग अलग हो सकती है, और वो निर्भर नहीं करता कि ऊंची जाति वालों में ही होगी या नीचे जाति वालों में नहीं। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो बहुत बड़े विधि विशेषज्ञ हुए हैं। तो ऐसे ऐसे लोग पढ़ लिख कर भी अगर हम लोग इन चीज़ों से परे ना उठ पाए तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, और हमारे आचार्यों ने भी इनको बदलने का बहुत प्रयास किया है। तो कभी भी किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, सभी का समान भाव से आदर एवं सम्मान करना चाहिए। उसके बाद सेक्शन 21 बात करता है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की, राज्य मानवाधिकार आयोग की। एनएचआरसी जो नेशनल, देखो बार बार मैं पूरा नहीं बोलूंगा, एनएचआरसी आपको याद रखना चाहिए। एनएचआरसी का जो हेडक्वार्टर था वो दिल्ली में था, जबकि एसएचआरसी का, राज्य मानवाधिकार आयोग का हेडक्वार्टर कहां पर होगा ये राज्य सरकार डिसाइड करेगी। और जो ये एसएचआरसी है, राज्य मानवाधिकार आयोग है, ये एक वार्षिक रिपोर्ट सौंपता है किसको, राज्य सरकार को। अब गठन कैसे होता है, गठन कैसे होता है, एक अध्यक्ष होता है, और अध्यक्ष में कौन होगा, या तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति होगा या कोई अन्य न्यायाधीश भी हो सकता है या रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरा है, या तो कोई हाई कोर्ट का जज हो सकता है, या जिस राज्य का वो आयोग है उस राज्य के अंतर्गत कोई भी जिला न्यायालय है, कोई भी जिला न्यायालय है उसका कोई न्यायाधीश हो सकता है, पर उस न्यायाधीश ने 7 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया होना जरूरी है। और तीसरा व्यक्ति कोई सदस्य हो सकता है जो ह्यूमन राइट्स का विशेष जानकार हो, उस क्षेत्र में जानकारी रखता हो। साथ में जिस प्रकार एनएचआरसी में महासचिव था जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी था, यहां पर एक सचिव होगा जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनेगा। ठीक है, अब इसमें नियुक्ति की बात कर लेते हैं। वहां पे नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे थे एनएचआरसी में, यहां पे नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जा रही है। वहां पर समिति थी जिसमें प्रधानमंत्री थे, लोकसभा के अध्यक्ष थे, नेता विपक्ष थे, राज्यसभा के उपसभापति थे, नेता विपक्ष थे, और गृह मंत्री थे। यहां पर भी एक ऐसी समिति है जो सिफारिश करेगी नामों की राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की। तो इसमें सीएम होंगे अध्यक्ष, वहां पे पीएम अध्यक्ष थे, 20 मतलब विधानसभा के अध्यक्ष होंगे, विधानसभा के नेता विपक्ष होंगे, गृह मंत्री होंगे, राज्य के गृह मंत्री भी होते हैं। और अगर उस राज्य में विधान परिषद है,
लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है तो उस लेजिस्लेटिव काउंसिल के सभापति होंगे और विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल के नेता विपक्ष भी होंगे। अब हम देख लेते हैं, यही वाली बात है, यहाँ पे त्यागपत्र और हटाया जाना ये चीज भी देख लेते हैं। अब देखते हैं, बस थोड़ा सा रह गया है इसमें। अब इसके त्यागपत्र हटाए जाने वाले संबंधी मामलों की पदावधि की बात कर लेते हैं, राज्य मानवाधिकार की, और मानवाधिकार न्यायालय की बात कर लेते हैं, ह्यूमन राइट कोर्ट्स की बात कर लेते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको सुविधा हो जाएगी इसको फिर नोट करने में। तो जिस प्रकार एनएचआरसी के जो सदस्य थे या अध्यक्ष थे वो अपना त्यागपत्र किसको दे सकते थे, राष्ट्रपति को दे सकते थे, और राष्ट्रपति उनको हटा भी सकते थे साबित कदाचार और असमर्थता के मामले में, पर सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के अनुसार। या अन्य कारण क्या थे, अन्य कारण दिवालिया हो जाना, सिद्ध दोष हो जाना, लाभ का पद धारण कर लेना, या शिथिलता या विकृत चित्तता, इन आधारों पर भी उस व्यक्ति को हटाया जा सकता था। इसी प्रकार राज्य मानवाधिकार आयोग में जो त्यागपत्र है, अगर सदस्य हो चाहे अध्यक्ष हो, वो राज्यपाल को देगा। किसको देगा, राज्यपाल को देगा, क्योंकि नियुक्ति भी किसने की है, राज्यपाल ने। बट यदि इनको हटाया जाना है, यदि इनको हटाया जाना है तो इनको राज्यपाल नहीं हटा पाएंगे, राष्ट्रपति ही इनको हटाएंगे। एनएचआरसी और एसएचआरसी के सदस्यों और अध्यक्षों की जो हटाना है वो राष्ट्रपति के द्वारा है, जबकि एसएचआरसी के नियुक्ति और त्यागपत्र राज्यपाल के पास है। ये पॉइंट याद रखना, यहां पे गड़बड़ हो सकती है, यहां से क्वेश्चन आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे सब लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तो हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती होगी, बट ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो राज्य मानवाधिकार के जो सदस्य हैं इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा पढ़ी की जाती हो, बट इनको हटाया किससे जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के आधार पर ही हटाया जाता है। कारण क्या होते हैं, साबित कदाचार और असमर्थता, और अगर अन्य कारण है भाई दिवालिया, विकृतचित्तता, शारीरिक एवं मानसिक शिथिलता, लाभ का पद कोई रखा है, जॉब कर रहा है, कहीं से पैसे कमा रहा है, या सिद्ध दोष है, तो भी उसको हटाया जा सकता है। पदावधि भी बिल्कुल सेम है, 3 वर्ष है, चाहे अध्यक्ष हो, सदस्य हो, एनएचआरसी हो या एसएचआरसी हो, 3 वर्ष है या 70 वर्ष की आयु तक, और पुनर्नियुक्त हो सकता है, रीअपॉइंट हो सकता है। साथ में इसके वेतन भत्ते, जो राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य अध्यक्ष हैं, इनके वेतन भत्ते राज्य सरकार द्वारा दिए जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद सेक्शन 30 इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। मानवाधिकार न्यायालयों की बात हो रही है, ह्यूमन राइट कोर्ट्स की बात हो रही है, HRCs की बात हो रही है, ह्यूमन राइट कोर्ट्स की बात हो रही है। तो ह्यूमन राइट कोर्ट्स की स्थापना हर एक जिले में की जा सकती है, हर एक जिले में मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना की जा सकती है, बट इससे पहले जो उस राज्य का उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश की, उसके चीफ जस्टिस की अनुमति लेना जरूरी है। और आपको एक बात मैं आपको बता देता हूं, जिले में सबसे बड़ा न्यायालय जो होता है वो जिला न्यायालय होता है, जिसको सत्र न्यायालय या सेशन न्यायालय कहते हैं, सेशन कोर्ट कहते हैं। तो जो ह्यूमन राइट कोर्ट्स होगा, ये ह्यूमन राइट कोर्ट होगा, जो मानवाधिकार न्यायालय होगा, ये इक्विवेलेंट होगा, यानी कि इतनी ही शक्ति का कोर्ट होगा जितना सेशन न्यायालय है, सेशन कोर्ट है। और आपको मैंने एक चीज बताई थी, CRPC 24 लोक अभियोजक यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि सरकारी वकील की नियुक्ति है 24 में, और नियुक्ति कहां पे होती है, नियुक्ति होती है आपके सेशन कोर्ट में। लोक अभियोजक की नियुक्ति कहां पे होती है, सेशन कोर्ट में। और जो सहायक लोक अभियोजक होता है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, उसकी नियुक्ति होती है आपकी मजिस्ट्रेट के कोर्ट में, दंडाधिकारी कोर्ट में। तो जब HRC यानी कि ह्यूमन राइट कोर्ट्स हैं वो इक्विवेलेंट है सेशन कोर्ट के, तो वहां पर भी एक लोक अभियोजक नियुक्त किया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम ये रहा। कल हम लोग पढ़ेंगे जनहित याचिका को, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका महत्वपूर्ण वादों को, उसके बाद पोक्सो एक्ट पढ़ेंगे, और उसके बाद कोई भी एक्ट नहीं पढ़ेंगे, फिर हम प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। बहुत सारे एक्ट मैं आपको करा चुका हूं, अब हर एक एक्ट को कराना पॉसिबल नहीं है। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।